दुबई की तपती धूप में खड़े होकर जब मैं ऊंची इमारत की दीवार पर सीमेंट लगा रहा था तो मेरे हाथों की जिल्द कई बार जल चुकी थी। मगर दिल में एक ही सुकून था कि ये सब मेहनत किसी मकसद के लिए है। मैं अपने घर के लिए, अपनी माँ के लिए और अपनी बीवी के लिए ये सब कुछ कर रहा था। 10 साल हो गए थे मुझे परदेश में रहते हुए। हर दिन एक जैसा लगता था। सुबह से रात तक काम, पसीना, थकन और तन्हाई से रोज़ दो चार होता। मगर हर महीने जब तनख्वाह आती तो सब कुछ भूल जाता, क्योंकि मैं वो पैसे पाकिस्तान भेज देता था और दिल में एक तस्वीर बनाता था, एक छोटा सा खूबसूरत घर जिसमें मेरी बीवी हंसती रहेगी, हमारे बच्चे होंगे। मैंने कई बार फ़ोन पर माँ से कहा था कि अम्मी अब काफ़ी पैसे जमा हो गए हैं, आप मेरे और नादिया के लिए अलग घर ले लें ताकि हम वापस आकर सुकून से रह सकें। अम्मी हमेशा हंसते हुए कहती हैं, बेटा तुम बस अपना काम करो, बाकी सब मैं देख लूँगी। नादिया मेरी बीवी थी, सादा सी लड़की जिसने कभी मुझसे कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं की थी। जब भी बात होती वो बस यही कहती, अपना ख्याल रखें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी वापस आ जाएं। उसकी आवाज़ में एक सच्चाई होती थी जो मुझे मज़ीद मेहनत करने पर मजबूर करती। मैं सोचता था जब वापस जाऊंगा तो उसे सरप्राइज़ दूंगा, उसे बताऊंगा कि मैंने उसके लिए नया घर लिया है जो उसी के नाम करूँगा, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। मैंने ज़िंदगी के 10 साल उसके बगैर गुजारे। उस औरत ने मेरे साथ वफा की, कभी मुंह से शिकायत का लफ्ज़ नहीं निकाला। उन 10 साल की जुदाई का सिला मैं उसे अपना घर देकर करना चाहता था, क्योंकि जब शौहर परदेस काटता है तो बीवी भी एक तरफ से शौहर के नाम पर तन्हा बैठकर कैद काटती है। दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, दोनों की मुशक्क़त बराबर होती है। बीवी नेक हो तो शौहर सुकून से काम में दिल लगता है। 10 साल बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब मैंने छुट्टी ली और बगैर किसी को बताए पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया। मैं चाहता था कि सबको अचानक हैरान कर दूं। जहाज़ से उतरते वक्त मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे कोई ख्वाब हकीकत बनने जा रहा हो। मैंने टैक्सी ली और सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते पर मैं अपने आने वाले लम्हात के बारे में सोचता रहा कि नादिया मुझे देखकर कितनी खुश होगी और अम्मी अभी मुझे गले लगा कर रो पड़ेंगी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। घर का सेहन वैसा ही था, मगर कहीं कोई खुशी की झलक नज़र नहीं आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ा तो मेरी नज़र नादिया पर पड़ी। वो झुकी हुई थी और गंदे कपड़ों में फर्श पर झाड़ू लगा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थकन से भरा हुआ था। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। ये वो नादिया नहीं थी जिसके लिए मैंने ख्वाब सजाए थे। मैं चंद लम्हों तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। वो इतनी मसरूफ़ थी कि उसे मेरे आने का एहसास तक ना हुआ। मैंने धीरे से उसका नाम लिया, नादिया। वो चौंक कर मुड़ी और मुझे देखते ही उसकी आंखों में हैरत और खुशी एक साथ आ गई। मगर अगले ही लम्हे वो नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई, जैसे उसे अपनी हालत पर शर्म आ रही हो। मैंने उसके करीब जाकर पूछा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम ठीक तो हो ना? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी मैं ठीक हूँ। आप अचानक कैसे आ गए? मैंने कहा, तुम्हें सरप्राइज़ देने आया हूँ। मगर ये सब क्या है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वो कुछ कहने ही वाली थी कि अंदर वाले कमरे से अम्मी की आवाज़ आई। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने नादिया को इशारा किया कि खामोश रहो और खुद आहिस्ता से दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मी कह रही थी, हाँ हाँ फिक्र ना करो, सब कुछ तुम्हारे नाम हो चुका है। पागल है मेरा बेटा जिस घर के वो ख्वाब देख रहा है, वो तो मैं कब का तुम्हारे नाम करवा चुकी हूँ। अब जैसे ही वो आएगा मैं उसे किसी न किसी बहाने से दोबारा दुबई भेज दूँगी। और ये लड़की तो बस काम करने के लिए ठीक है, इसे क्या पता असल बातों का। ये अल्फाज सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। मेरा दिमाग सुन हो चुका था। जिस माँ के लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिसके लिए मैंने हर खुशी छोड़ दी, वो मेरे साथ ये सब कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नादिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो खामोशी से खड़ी थी, जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानती हो मगर कुछ कह ना सकती हो। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा और साथ ही एक फ़ैसला भी जन्म लेने लगा। उसी लम्हे अम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी। वो चौंक गई, उनके हाथ से फ़ोन गिर गया और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। चंद लम्हों के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाए और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अम्मी आप जो कुछ कह रही थी वो सच था या मैंने कुछ गलत सुन लिया है? अम्मी के होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, जबकि नादिया एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों थे। अम्मी के चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया। उनके पास अब इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। चंद लम्हों तक वो बिल्कुल खामोश खड़ी रही, फिर अचानक बोल उठी, बेटा तुम समझ नहीं रहे, मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया है। मैंने गुस्से से कहा, मेरा भला इसमें कहाँ है कि आपने मेरे पैसों से घर किसी और के नाम कर दिया और मेरी बीवी को नुकरानी बना कर रखा हुआ है। अम्मी ने तेज़ी से जवाब दिया,
वो मेरी बेटी है, उसका भी हक बनता है। और ये लड़की तुम्हारे बगैर यहाँ आराम से रह रही थी, इससे कौन सा दुख था? मैंने नादिया की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो अब भी खामोश थी, जैसे उसने अपने दर्द को अंदर ही कहीं कैद कर रखा हो। मैंने आहिस्ता से उससे पूछा, सच बताओ नादिया, ये क्या, ये सब ठीक है? उसने नज़रें झुकाकर धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो, इसलिए ये कभी कुछ नहीं बताया। ये सुनकर मेरा दिल और भी टूट गया। मैंने सोचा, जिस औरत के लिए मैंने सब कुछ किया वो आज इस हाल में है और मुझे खबर तक नहीं। मैंने अम्मी की तरफ देखा और कहा, आपने मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे एतमाद के साथ धोखा किया है। अम्मी अब नरम पड़ने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा मैं अकेली थी, मुझे लगा था अगर मैंने सब कुछ अपनी बेटी के नाम ना किया तो कल को वो कहाँ जाएगी। मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचा है। मैंने कहा, तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मेरी बीवी आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? कमरे में एक अजीब सा बोझल सुकूत फैल गया। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। मेरे अंदर गुस्सा भी था, दुख भी था, मगर मैं जानता था कि अब मुझे जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लेना होगा। मैंने नादिया के पास जाकर उसका हाथ थामा। वो चौंक गई। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके साथ इस तरह खड़ा हूँगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब तुम्हें मज़ीद कुछ बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने अम्मी की तरफ रुख किया और कहा, मैंने जो पैसे भेजे थे वो मेरे खून पसीने की कमाई थी और इसका हिसाब मुझे चाहिए। आप कल ही इस घर के कागजात मुझे वापस करें, वरना मैं कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाऊंगा। अम्मी ने हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो कि मैं उनके खिलाफ इस हद तक जा सकता हूँ। उन्होंने कहा, तुम अपनी माँ को धमकी दे रहे हो? मैंने सुकून से जवाब दिया, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी की बेटी अंदर आई। उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे और चेहरे पर बेफिक्री थी, मगर जैसे ही उसने मुझे देखा वो रुक गई और उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुबारक हो आपको, वो घर जिसके लिए मैंने 10 साल मेहनत की। मगर अब वक्त बदल चुका है, अब फैसला भी बदलेगा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, मगर किसी के पास अल्फाज नहीं थे। रात बहुत भारी थी, कोई भी सुकून से नहीं सो सका। मैं छत पर आकर बैठ गया। हवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर मेरे अंदर आग लगी हुई थी। 10 साल की मेहनत एक लम्हे में आंखों के सामने बिखर गई थी, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था कि अब सच सामने आ चुका है। कुछ देर बाद नादिया भी आकर मेरे पास बैठ गई। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे डर था कि अगर आपको सब पता चला तो आप टूट जाएंगे। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं टूटा नहीं हूँ, बस बदल गया हूँ। अब मैं वो शख्स नहीं रहा जो हर बात पर खामोश रहता था। सुबह होते ही मैंने अपना फैसला सुना दिया। मैंने कहा, अम्मी मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारूंगा। मैंने वकील से बात कर ली है, अगर कागजात वापस ना हुए तो कानूनी कार्रवाई होगी। अम्मी ने बहुत समझाने की कोशिश की, कभी रोईं, कभी नाराज़ हुई, मगर इस बार मैंने अपने दिल को मजबूत रखा। चंद दिनों के अंदर अंदर हालात बदलने लगे। दबाव बढ़ा तो आखिरकार घर के कागजात वापस मेरे नाम कर दिए गए। जिस दिन वो कागजात मेरे हाथ में आए तो मुझे लगा जैसे मेरी मेहनत वापस मिल गई हो, मगर साथ ही एक दुख भी था कि ये सब हासिल करने के लिए मुझे अपनी ही माँ के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। मैंने फैसला किया कि अब मैं इसी घर में नहीं रहूँगा। मैंने घर के कागजात नादिया के नाम करवाए। उसका इतना तो हक बनता था। मेरी माँ के पास अपना घर था जो अब्बा ने उनके नाम किया था। मैंने पैसे भेजकर उस घर पर दोबारा काम करवाया, ऊपर का मंजिल बनवाया। फिर भी माँ मेरी बीवी का घर अपनी बेटी के नाम करी थी, जबकि मेरी बहन की शादी अच्छे खाते पीते घराने में हुई थी। उसके शौहर का अपना ज़ाती घर था। नादिया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट वापस आने लगी। वो अब खौफ के साए में नहीं जीती थी, बल्कि आज़ादी के साथ सांस लेती थी। एक दिन उसने मुझे चाय देते हुए कहा, अगर आप उस दिन अचानक वापस ना आते तो शायद मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देती। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी अचानक फैसले इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं। अम्मी से मेरा रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, मगर पहले जैसा भी नहीं रहा। अब इसमें एक फासले की लकीर आ गई थी जो शायद कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सके। मगर मैंने ये सीख लिया था कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ से भी जुड़े होते हैं। मैंने दोबारा दुबई जाने का फ़ैसला नहीं किया। मैंने यहाँ रहकर कुछ नया शुरू करने का सोचा, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने हक और इज़्ज़त के साथ जीने का नाम है। और उस दिन जब मैंने अपने नए घर की चाबी दरवाजे में घुमाई तो मुझे लगा कि मैंने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अपनी खोई हुई पहचान भी वापस हासिल कर ली है। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।